मैं हूं नीलेश और मैंने कंप्यूटर साइंस के अंदर बीटेक किया है और डिप्लोमा भी किया है और मैंने कंप्यूटर साइंस में गेट भी क्वालिफाई किया है। तो ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन, लेकिन हम जिस पर्पज़ के लिए यहाँ पर हैं वो है कि हम आप लोगों के लिए सी प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ साथ इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर पैकेज, ये तीनों सब्जेक्ट को मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो उसके लिए हम फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय हम बात करने वाले हैं सिलेबस ऑफ सी प्रोग्रामिंग के बारे में। तो सिलेबस के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे और हम सीखेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इसके अंदर मुझे पढ़ना है और क्या क्या हमें आगे जाके इसका यूज़ है, ये सब भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू सिलेबस। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो सिलेबस है, यानी सबसे पहला जो यूनिट है जो सी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ना है आपको, वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है, और मतलब ओरिजिन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कैसे कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है। दूसरा पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका हिस्ट्री क्या है, और बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बेसिक डिस्कस करना है हमें। उसमें पढ़ना है कि कंपाइलेशन क्या होता है, असेंबलिंग क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, लोडिंग क्या होता है, लिंकिंग क्या होता है। तो ये सब टॉपिक हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। ये सब बेसिक्स टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए, किसी भी कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट को इतना पता होना चाहिए। जो सेकेंड टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पे एक टर्म आपके लिए नया टर्म होगा कि एल्गोरिदम क्या है। तो कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी ऐसा काम है, कोई भी वर्क है जिसको कि हम करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। यानी व्हेन एवर एनी वर्क इज डन इन द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज कॉल्ड एल्गोरिदम। मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को जब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हैं सॉल्व करने में, तो दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसके अंदर हमें एल्गोरिदम के बारे में पढ़ने हैं, कैसे किसी भी छोटे से प्रोग्राम के लिए हम एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो थर्ड जो टॉपिक है, यानी थर्ड यूनिट जो है वो है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। यानी यहाँ से एक्चुअली में आपका सी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाता है। यानी इसमें हम सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका कब इन्वेंशन हुआ था, कब डेवलपमेंट हुआ था, किन्होंने डेवलपमेंट किया था, कहाँ पे हुआ था, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है जो फंडामेंटल थ्योरेटिकल पार्ट है वो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इसके बाद जो फोर्थ यूनिट है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स, जो कि सी लैंग्वेज का ही फर्दर डिस्कशन करेंगे। उससे कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, उसके बारे में लूप क्या होता है, ये इफ एल्स क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरेज, जो कि यूनिट 5 में पढ़ना है आपको। वो क्या है? एरेज। अब एरेज क्या होता है तो इसके बारे में हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि एरे क्या करता है। वो डेटा को स्टोर करता है। कैसे डेटा को स्टोर करता है? वो सिमिलर डेटा को स्टोर करता है। यानी हम कलेक्शन ऑफ डेटा जो सिमिलर टाइप का है उसके लिए एक पार्टिकुलर नेम हम दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे। जो उसके बाद पढ़ना है वो है आपका फंक्शन। अब फंक्शन क्या है? हम इस फंक्शन वर्ड का यूज़ हम लोग अपने डेली लाइफ में भी करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे सपोज कीजिए कोई आप तैयार हो रहे हैं, ड्रेसअप हो रहे हैं, आप पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं? फंक्शन में जा रहे हैं। यानी फंक्शन क्या है? यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर कोई इवेंट है जिसमें कि आप अटेंड करने जा रहे हैं, उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ जो फंक्शन का है कुछ सिमिलरिटी उसी से रखता है कि फंक्शन क्या है। यानी जब कोई सिमिलर टाइप ऑफ वर्क होता है, सिमिलर टाइप ऑफ कोड होता है, उसको जब हम एक पैकेज के अंदर, एक सिंगल यूनिट के अंदर जब रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन। हो सकता है कि आपको इस टाइम पे बहुत सारे वर्ड नए लग रहे होंगे, लेकिन अपकमिंग वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, बहुत ईजी वे में, क्योंकि ये जो सी प्रोग्रामिंग है वो फर्दर कंप्यूटर साइंस के लिए फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि ज़रूरी है और अच्छे से पढ़ना है। तो मैं भी आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और जितना भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट हो मैं आपको दे सकता हूँ। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड यूनियन के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होता है हम ये पढ़ेंगे, यूनियन क्या होता है ये पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट है एंड द लास्ट है वो है पॉइंटर। क्योंकि ये पॉइंटर जो है एक्चुअली
मैंने देखा है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है जब बच्चों को पढ़ाया है, क्योंकि पॉइंटर जो है बहुत ही बच्चे को समझ में नहीं आता है कि पॉइंटर क्या है। जब आता है तो मतलब थोड़ा सा अलग, कंप्यूटर साइंस से अलग समझते हैं उसको कि ये क्या आ गया है। तो मैं बता दूं कि पॉइंटर जो है सबसे बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ही भारी टॉपिक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको दुनिया में सबसे आसान टॉपिक आपको ये पॉइंटर लगेगा। तो ये सब जो फर्दर सिलेबस है जो मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ओरिजिन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो फर्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस में जो डिप्लोमा का जो सिलेबस है बिहार इंजीनियरिंग के अंदर, उसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपका ओरिजिन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसके अंदर जो सब टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके 3 रीजंस हैं जिसके कारण हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। जो पहला रीज़न है वो ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनेबल्स अस टू कोड प्रोग्राम्स। जैसा कि आपने कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ प्रोग्राम, व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, दीज आर थिंग्स। तो लेकिन हम आज इसमें यूज़ करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि मैंने बोला कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनेबल्स अस टू कोड प्रोग्राम, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम को लिखते हैं, कोडिंग करते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज़ प्रोग्रामिंग इनेबल्स अस टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर, यानी प्रोग्रामिंग क्या करता है हमें कि हम प्रोग्राम के थ्रू, जब प्रोग्रामिंग के हेल्प से हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके हेल्प से क्या करते हैं, हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। जो थर्ड टॉपिक है वो है आपका इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी जैसे जैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन होते गया, यानी डेवलपमेंट होते गया, वैसे वैसे हम प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ते गए, सीखते गए और इन्वेंशन होते गया। तो ये सब रीज़न थे जिसके कारण से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। तो लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि आखिर कंप्यूटर पहले आया या प्रोग्रामिंग, इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। तो हम आइए बताते हैं कि सबसे पहले क्या आया। तो आपको पता होना चाहिए कि द फर्स्ट कंप्यूटर विच इज़ डेवलप्ड इज़ कॉल्ड Z1, यानी जो सबसे पहला कंप्यूटर है जो डेवलप किया गया था उसको क्या बोलते हैं हम लोग, Z1 बोलते हैं। और ये कब हुआ था? दिस वाज डेवलप्ड इन 1936, यानी ये कब हुआ था? ये 1936 में इसका इवोल्यूशन हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, इन्वेंशन हुआ था। एंड दिस वाज डेवलप्ड बाय कॉनरेड जूस। दिस वाज डेवलप्ड बाय कॉनरेड जूस। ठीक है, तो सेकेंड कंप्यूटर जो डेवलप हुआ था, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि दिस Z1 कंप्यूटर, द फर्स्ट कंप्यूटर इज़ ओनली द इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इसका मतलब क्या होता है? दिस वाज इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर? इसका मतलब ये है कि दिस कंप्यूटर वाज ओनली मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एज वेल एज मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। मतलब ये जो था इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एज वेल एज मैकेनिकल कंपोनेंट से बना था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। जो सेकेंड कंप्यूटर है जो डेवलप हुआ था उसको हम बोलते हैं कोलोसस। क्या बोलते हैं उसको? कोलोसस। दिस वाज डेवलप्ड इन 1943। This was developed in 1943 and it is developed by
द साइंटिस्ट और यू कैन से डेवलपर नेम्ड मिस्टर टॉमी फ्लावर. Mr. Tommy Flower, and this was electrically programmable computer. Means programmable computer. अब इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का मतलब ये है कि इन दिस कंप्यूटर ओनली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर यूज्ड. मीन्स इसमें जो यूज़ किया गया था वो क्या था, केवल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज़ किया गया था. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर. ठीक है, तो दिस वाज द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. और ये आपको मैं बता दूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट था वो 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था. 19th सेंचुरी से ही. कैसे, यानी 19th सेंचुरी से ये स्टार्ट हो गया था. लेकिन जो सक्सेस मिला वो था आपका 1936. दैट वाज द Z1 कंप्यूटर डेवलप्ड बाय कॉनरेड जूस. और इसके बाद लगातार इवोल्यूशन होते गया, इन्वेंशन होते गया, और फाइनली हम जो पढ़ते हैं मॉडर्न कंप्यूटर, इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल कंप्यूटर. जो हम पढ़ते हैं वो 1940s में डेवलप किया गया. कब किया गया? 1940s में. तो हमने पढ़ा कि ये सब कंप्यूटर डेवलप किया गया. तो अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया भी था कि इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग. यानी जैसे जैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट होते गया, इन्वेंशन होते गया, वैसे वैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में स्टार्ट करते गए. तो आइए हम सीखेंगे कि कैसे कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे उसको डेवलप किया गया. आइए तो फिर आज हम बात करते हैं अब हाउ डिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट. जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे स्टार्ट हुआ, तो जैसे जैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट होते गया वैसे वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी इन्वेंशन होते गया. तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हाउ डिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टार्ट कैसे हुआ. तो सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया वो था मशीन लेवल लैंग्वेज. वो क्या था? मशीन लेवल लैंग्वेज. अब इसे मशीन लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं हम सीखेंगे. सेकेंड, उसके बाद जो डेवलप किया गया वो था असेंबली लेवल लैंग्वेज. अब इसे असेंबली लेवल क्यों बोलते हैं, आइए हम वो भी सीखेंगे. एंड द थर्ड वन वाज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यानी आजकल जितने भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं ऑल आर हाई लेवल लैंग्वेज. तो हम इसके बारे में भी वन बाय वन सीखेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज से. अब ये है क्या मशीन लेवल लैंग्वेज होता क्या है. तो द कोड रिटन इन और द प्रोग्राम रिटन इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस इज कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज. आपने कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ा होगा ये बाइनरी नंबर सिस्टम, जरूर पढ़ा होगा आपने. बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्सा, ऑक्टल, मेनी नंबर्स. तो उसमें से जो है हम मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में जब बात करते हैं तो जो उसमें यूज़ होता है वो जीरोज एंड वंस. यानी द कोड रिटेन इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस इज कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज. क्या कहलाता है? मशीन लेवल लैंग्वेज कहलाता है. तो हम वन बाय वन सीखेंगे इसके बारे में. एंड सेकेंड, असेंबली लेवल लैंग्वेज. एंड दिस कोड वाज नॉट इन, बात कर रहे हैं मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में. तो सबसे पहले देखेंगे This language was developed in 1940s. 1940s. ये कब डेवलप किया गया? 1940s में. 1940s में. यानी ये डेवलप किया गया, इसको हम बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज. क्यों बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज? एक और रीज़न है कि कंप्यूटर जो समझता है, यानी कोई भी जो मशीन जिस लैंग्वेज को समझता है उसे हम क्या बोलते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं. और चूंकि कंप्यूटर क्या समझता है? जीरो एंड वन समझता है, इसीलिए इसको हम लिखते किस में है? जीरो एंड वंस के फॉर्म में लिखते हैं. तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है कंप्यूटर के अंदर जो हमारे द्वारा, यानी हमारे द्वारा लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करता है, रन करता है. तो उसका नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर. क्या नाम है उसका? माइक्रो प्रोसेसर. अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है?
आपने पढ़ा होगा या आप अपकमिंग कोर्सेस में पढ़ेंगे, डाटा आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे आप कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर इज द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपको पता होगा कि सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर होता है उसे हम माइक्रो प्रोसेसर ही बोलते हैं, है ना। तो वो क्या करता है कि व्हेन वी प्रोवाइड दिस मशीन लेवल लैंग्वेज, जब हम इस मशीन लेवल लैंग्वेज को क्या करते हैं, इस माइक्रो प्रोसेसर को एज अ इनपुट देते हैं, इनपुट के फॉर्म में हम देते हैं, तो वो क्या करता है, जब हम इस मशीन लेवल लैंग्वेज को इनपुट के फॉर्म में हम किसको देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हमारे लिए आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो ये तो है प्रोसीजर कि कैसे हम प्रोग्राम को रन करते हैं कंप्यूटर में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। इसके मशीन लेवल लैंग्वेज के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। क्या है, आइए हम वन बाय वन देखते हैं। जिसमें से पहला जो लिमिटेशंस है वो क्या है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोग्राम जब 0 1s में हम लिखेंगे तो क्या करना है, मुझे हर एक चीज़ के लिए, हर एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसका कोड मुझे 0 1 के फॉर्म में याद करना पड़ेगा। तो पहला प्रॉब्लम क्या हुआ कि डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द कोड ऑफ द ऑपरेशन, क्योंकि आपको पता है 0 1 में कोई भी कोड याद रखना बहुत मुश्किल होता है। difficult to remember the code, यानी जैसे मुझे सम करना है तो सम का एक अपना बाइनरी में कोड होता है 1 0 के फॉर्म में, मुझे वो याद रखना होगा। यदि हम कुछ a प्लस b कुछ भी लिखते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो 1 0 के फॉर्म में कोड है वो याद रखना पड़ेगा। यानी हर एक चीज़ के लिए मुझे क्या याद रखना होगा, एक बाइनरी कोड याद रखना होगा। तो इसीलिए ये क्या है, डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड है कि डिबगिंग इज डिफिकल्ट। सपोज कीजिए कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम में मैंने क्या गलती से क्या मैनुअली जब इंटर कर रहा था तो 1 के बदले 0 और 0 के बदले 1 हो गया। तो यहाँ एक प्रॉब्लम क्या होगा, हम कुछ और आउटपुट चाह रहे थे और मुझे कुछ और आउटपुट मिलेगा, यानी हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्या होगा, इनकरेक्ट। तो इसलिए मान लीजिए जब हम फिर फर्दर उसको क्या करेंगे, सही करने के लिए जाएंगे तो इतना 0 1s होगा कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज में डिबगिंग जो है वो क्या है, डिफ़िकल्ट है, यानी हम उसको सही से मतलब ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इतने 0 1s के फॉर्म में है। थर्ड प्रॉब्लम है कि एरर प्रॉन, मतलब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि डिबगिंग में प्रॉब्लम है, इवन कोड याद रखने में प्रॉब्लम है, और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिसके कारण से मुझे मशीन लेवल लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज पे आना पड़ा, जो कि क्या है, असेंबली लेवल लैंग्वेज, यानी असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो वो क्या है, तो आइए हम अब नेक्स्ट लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं इसे, असेंबली लेवल लैंग्वेज या फिर असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है कि जैसा कि हमने बताया था कि मशीन लेवल में क्या होता है, 0 1 के फॉर्म में होता है, यानी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ कॉल्ड मशीन लेवल लैंग्वेज। मीन्स हम जब कोड लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, 0s and 1s के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, और मैंने बताया भी कि क्यों हम असेंबली लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज से असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम आ गए, क्योंकि रीज़न मैंने बताया था कुछ लिमिटेशंस थे मशीन लेवल लैंग्वेज की जिसके कारण हमें डिफ़िकल्टी होती थी, तो फिर मुझे स्विच करना पड़ा अगले लैंग्वेज जो कि हमने बताया मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आइए देखते हैं, वो लैंग्वेज कुछ इस तरह होता था, यानी अब हमें कोड याद नहीं करके किसी भी ऑपरेशन, मतलब सपोज कीजिए हम कुछ प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस हैं
उसको परफॉर्म करने के लिए हमें पहले क्या था कि कोड याद रखना पड़ता था, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हम क्या करना पड़ता है, उसके लिए नाम याद कर दिया। क्या कि अब मुझे ऐड करना है तो ऐड के लिए हम सिंपल ऐड लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या लिखना है, MUL लिखना है मुझे, यानी किसी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे मूव लिखना है। यानी अब हम कोड याद नहीं करके क्या करते हैं, उसमें अब उसका नाम याद रख लेते हैं। यानी फॉर एनी ऑपरेशन वी विल गिव अ नेम, यानी किसी भी ऑपरेशन के लिए हम यहाँ पे क्या देंगे, उसका एक नाम देंगे, जैसे मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इस तरह से। तो ये था मेरा असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो क्या अब हम देखेंगे क्या ये प्रोग्राम यानी मेरा जो माइक्रो प्रोसेसर है क्या इसे रन कर पाता है या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोग्रामिंग असेंबली लेवल लैंग्वेज का जो है डेवलपमेंट इन 1950s में हुआ था। कब हुआ था? 1950s में, 1950 दशक में हुआ था। ठीक है, तो हम इसके बारे में सीखेंगे। तो ये क्या था असेंबली लेवल लैंग्वेज, मतलब अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब हम इस असेंबली लेवल लैंग्वेज को हम माइक्रो प्रोसेसर को डायरेक्टली देने लगे, यानी जब इस असेंबली लैंग्वेज को माइक्रो प्रोसेसर को देने लगे तो वो क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर पाया? नहीं कर पाया, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर केवल और केवल क्या समझता है, वो समझता है केवल मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी ज़ीरोज़ एंड वंस। लेकिन हमने क्या किया, उसके जगह पे इस तरह का कोड दिया उसे। तो द माइक्रो प्रोसेसर वाज अनेबल टू रन दिस कोड, अनेबल टू एक्सिक्यूट दिस कोड, मतलब इस कोड को ये एक्सिक्यूट नहीं कर पाया और आउटपुट मुझे नहीं दे पाया, हम लोगों को नहीं दे पाया। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोग इसके लिए, यानी माइक्रो प्रोसेसर को हमेशा क्या चाहिए, मशीन लेवल लैंग्वेज। लेकिन एक प्रॉब्लम था कि यूज़र यानी हम जो यूज़र हैं या प्रोग्रामर हैं, उन्हें कोड लिखने में पहले क्या होती थी, डिफ़िकल्टीज़ होती थी। तो मैंने इस पर स्विच किया था हम लोगों ने। तो आइए देखते हैं कैसे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया, एक प्रोग्राम यूज़ किया गया जिसे हम कहते हैं असेंबलर। इसे क्या बोलते हैं, असेंबलर। अब असेंबलर क्या है? असेंबलर इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। यानी ये क्या करता था कि हम इसे हाई लेवल लैंग्वेज दिए, मशीन लेवल असेंबलर के बारे में, यानी जब हम इसे असेंबली लेवल लैंग्वेज कोड में लिखा हुआ कोड इसे हम देते हैं तो ये क्या करता है, उसके लिए मशीन लेवल लैंग्वेज मशीन कोड डेवलप करता है। क्या करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है। और फर्दर जब हम ये कोड माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं तो वो क्या करता है, हैप्पीली एक्सिक्यूट कर देता है, हमारे प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करके मुझे आउटपुट दे देता है। तो ये एक रीज़न था जिसके कारण से हम मशीन लेवल लैंग्वेज से असेंबली लेवल लैंग्वेज में स्विच किए। और इसका क्या प्रॉब्लम हुआ कि मुझे एक अलग से सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना पड़ा जिसे हम असेंबलर बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि असेंबलर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच यूज टू कन्वर्ट द असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। और क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे माइक्रो प्रोसेसर को एनी हाउ मुझे क्या देना है, उसे मशीन लेवल लैंग्वेज देना है। तो इस कारण से हमने क्या किया, यहाँ एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि असेंबली लेवल के बाद जो नया लैंग्वेज आया वो क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज। अभी भी इस असेंबली लेवल लैंग्वेज में कुछ शॉर्टकमिंग्स थे, कुछ कमी थी, कुछ इसमें प्रॉब्लम थी, जिसके कारण से मुझे स्विच करना पड़ा हाई लेवल लैंग्वेज में। तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो आइए हम बात करते हैं अब असेंबली लेवल लैंग्वेज के लिमिटेशंस के बारे में, यानी क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है, क्या क्या इसकी कमियां हैं, इसके कारण से हमें नए लैंग्वेज पे स्विच करना पड़ा। तो सबसे पहला रीज़न था कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। यानी सिंपल सी बात है, हम कुछ भी चीज़ तभी कर पाएंगे, कोई भी काम तभी कर पाते हैं जब हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसलिए जब हम किसी भी असेंबली लेवल कोड को अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे उसको फिर प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो इस कारण से ये डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट क्यों था, क्योंकि द सिंटैक्स इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। यानी इसमें जो हम सिंटैक्स लिखते हैं इसके कंपेयर में ईजी था, लेकिन फिर भी हर एक ऑपरेशन के लिए, हर एक काम के लिए हमें क्या याद रखना पड़ता था, एक कोड याद रखना पड़ता था। और आप ह्यूमन नेचर एक जानते हैं, ह्यूमन नेचर क्या होता है कि किसी भी आदमी को
नंबर याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। उससे आसान क्या होता है कि वो यदि नाम याद कर ले तो उससे थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन उससे भी सबसे आसान क्या होता है, यदि किसी को चेहरे से पहचानता है तो रिमेंबर करना उससे भी ज़्यादा आसान होता है। यानी हम ह्यूमन नेचर क्या है कि नंबर से आसान क्या होता है, नाम याद रखना, नाम से आसान क्या होता है, उसका पिक्चर याद रखना। तो इन द सेम प्रोसेस हमने क्या किया कि सबसे पहले कोड याद किया, लेकिन वो क्या था, प्रॉब्लम था, याद करना बहुत मुश्किल था। फिर हम लोगों ने कहाँ स्विच किया, असेंबली लेवल लैंग्वेज में। वहाँ पे क्या था, हर कोड के लिए, हर ऑपरेशन के लिए हमें एक नाम याद रखना पड़ता था। फिर चूँकि मैंने बताया कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब इसको समझना बहुत मुश्किल था, प्लस इसको याद करना भी बहुत मुश्किल था। तो हमने फिर क्या, एक नए लैंग्वेज में स्विच किया जिसका नाम है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या नाम है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और मैं बता दूँ आपको कि आज जितने भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन, जितने भी लैंग्वेज पढ़ते हैं सब क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आइए हम बात कर रहे थे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। और मैंने बताया भी था कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम आज के युग में, मतलब आज के वर्ल्ड में पढ़ते हैं, सब क्या है आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि C जो आप पढ़ने वाले हैं, C++ जो आप नेक्स्ट अपकमिंग सेमेस्टर में पढ़ेंगे, और जावा भी पढ़ेंगे। बात करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग मशीन लेवल से कहाँ स्विच किए, असेंबली लेवल लैंग्वेज में। क्यों किए कि देयर वाज सम प्रॉब्लम, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थे जिसके कारण से मुझे स्विच करना पड़ा। फिर हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, हाई लेवल पे स्विच किया, क्योंकि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम था, कुछ डिफ़िकल्टी थी, कुछ मतलब समस्याएं थी जिस कारण से मुझे मूव करना पड़ा। तो अब हम डिटेल से बात करने वाले हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम आजकल पढ़ते हैं वो सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। जैसे मैंने बताया था C++, जावा, पाइथन, अब बहुत सारी लैंग्वेज आपको पढ़ने भी हैं अगले अपकमिंग सेमेस्टर में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डेवलप हुआ था वो हुआ था 1960s में। 1960s में ये डेवलप हुआ था, ये ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और ये कैसे कोड होते थे, ये इस तरह के कोड होते थे हाई लेवल लैंग्वेज। यानी आप देख रहे हैं कि जैसे हम क्या बोलते हैं, इंट ABC हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, वैसे ही कोड इसमें लिखे जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश लाइक वर्ड। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश लाइक वर्ड्स। यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या है, इंग्लिश लाइक वर्ड। यानी हम जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं वैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं, हम प्रोग्राम को लिखते हैं। तो ये क्या है, इसका एक एडवांटेज ये है कि कोई भी यूज़र, कोई भी प्रोग्रामर, कोई भी आदमी इसको अच्छे से समझ सकता है और इसको कोडिंग कर सकता है, यानी प्रोग्राम को लिख सकता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज किसका था, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें जो हम वर्ड, इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड। यानी जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं दिस इज़ ए कैट, दिस इज़ ए बॉल, जस्ट लाइक हम यहाँ भी क्या करते हैं, ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये क्या है, हमारे लिए इजीली अंडरस्टेबल है, यानी हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। क्योंकि अब एक प्रॉब्लम था कि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज को हम किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को देते थे तो माइक्रो प्रोसेसर उसको एक्सिक्यूट नहीं कर पाया। अब क्यों नहीं कर पाया, कि मैंने पहले ही बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या चाहिए, मशीन लेवल लैंग्वेज चाहिए उसको। यानी उसको जो ऐसा कोड चाहिए जो ज़ीरोज़ एंड वंस के फॉर्म में है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। तो इसीलिए ये माइक्रो प्रोसेसर इस हाई लेवल लैंग्वेज को एक्सिक्यूट नहीं कर पाया। तो इसके लिए फिर हमने, जैसे कि असेंबलर मैंने बताया था, उसी की तरह मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया। यानी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करने लगे जिसका कि नाम था कंपाइलर, यानी उसको डेवलप किया गया। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंपाइलर के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। यानी ये क्या करता है कि जब हम इसको इनपुट के रूप में हाई लेवल लैंग्वेज देते हैं तो ये हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है। और जब हम इस मशीन लेवल लैंग्वेज को
माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं तो ये क्या करता है, ये हैप्पीली एक्सिक्यूट कर देता है, इस प्रोग्राम को आसानी से रन कर देता है और हमारे लिए आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो ये तो थे हमारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। मैंने बताया इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि दिस इज़ इंग्लिश लाइक वर्ड, यानी कोई भी जो न्यू प्रोग्रामर है वो इसे आसानी से समझ सकता है। तो आइए हम अब कंक्लूड करते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस थे, क्या प्रॉब्लम हुए, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि जब हम मशीन लेवल लैंग्वेज को माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं वो हैप्पीली एक्सिक्यूट करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम क्या था कि हम जब इसको देते हैं एक्सिक्यूट तो कर लेता है, लेकिन इसमें कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब तक हम कोडिंग करेंगे नहीं, प्रोग्राम को लिखेंगे नहीं, तब तक हम माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट के रूप में देंगे क्या, कुछ भी नहीं दे सकते। तो इसीलिए सबसे पहला काम है कि हमारे लिए प्रोग्रामिंग करना आसान होना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने कहाँ शिफ्ट किया, असेंबली लेवल लैंग्वेज को। और जब हम इसको डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर को देने लगे, ही वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस आउटपुट, यानी माइक्रो प्रोसेसर इसके लिए आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाया। तो मैंने बताया था उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, फिर उसके लिए हमने इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर यूज़ किया जिसको हम क्या बोलते हैं, असेंबलर। एंड फर्दर इसके कुछ डिफ़िकल्टीज थे, इसके कुछ लिमिटेशंस थे, जिसके कारण से हमें कहाँ मूव करना पड़ा, हाई लेवल की ओर, यानी हाई लेवल की ओर। इसमें मैंने बताया था कि दिस इज जस्ट लाइक इंग्लिश लाइक वर्ड दैट इज रिटेन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इसको हम जब किसी माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट के रूप में देने लगे तो इट वाज ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस आउटपुट। क्यों, ये भी मुश्किल था कि हम इससे आउटपुट प्रोड्यूस कर ले, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को क्या चाहिए, हमेशा मशीन लेवल लैंग्वेज चाहिए। तो इसके लिए फिर से हमें एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ा जो कि क्या था, कंपाइलर। यानी हम लोग बहुत सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में, असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। ठीक, तो आने वाले अपकमिंग वीडियोस में हम सीखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बारे में, डिटेल से सीखेंगे कि सी क्या है, C++ क्या है, और इंट्रोडक्शन सीखेंगे इसके बारे में। लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारे न्यू टर्म्स को यूज़ किया है जो आपने पहली बार सुना होगा। तो टेंशन नहीं लेना है, हम अपकमिंग वीडियो में बहुत सारे जो न्यू वर्ड्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, उसके मतलब पता चल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि आपको पता है कि CPU के अंदर होता है ये, तो ये माइक्रो प्रोसेसर उसका एक कंपोनेंट है। तो ये एक अलग से सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपकमिंग सेमेस्टर में पढ़ना है, तो उसके बारे में डिटेल से सीखेंगे। बस अभी जो यहाँ पे जितना जानकारी था हम वही डिस्कस किए थे और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस। और इसमें क्या होता है, ये केवल 0 वोल्ट और 5 वोल्ट पे काम करता है, यानी 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। यानी 0 वोल्ट को अब इसी के कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या होता है कि उस 0 वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं, और उस 5 वोल्ट को क्या बोलते हैं, हम 1 बोलते हैं। यानी इसीलिए हम कहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर कैन ओनली अंडरस्टैंड जीरोस एंड वंस, यानी माइक्रो प्रोसेसर केवल 0 एंड 1 को ही समझ पाता है। तो अब हम कंक्लूड करते हैं इसके बारे में कि इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हम लोगों ने डिस्कस किया ये ऑरिजिन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ अलग से सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा जो कि क्या कहलाता है, असेंबलर और कंपाइलर। और हम लोगों ने बहुत सारे ईयर्स के बारे में पढ़ा कि किस ईयर में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया था। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर एंड व्हेन इट वाज इन्वेंटेड। तो ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ा। तो आने वाले वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। और उसमें क्या पढ़ेंगे हम, स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और उसके डिफरेंट जनरेशन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं।
तो धन्यवाद।